हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। जैसा कि आप जानते हैं, हम गेट और एसएससी जेईई यूपीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस जो भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन है सारे कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी आपने अगर देखा होगा या फिर अगर आप हमारे चैनल पर विजिट किए होंगे तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें आपको एमसीक्यू के हमने ढेर सारे क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है। तो उसके तहत, उसी सीरीज के तहत हम आपको मेटल फॉर्मिंग के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसकी में भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे, बट क्या है कि इसमें थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा है। जो भी मेटल फॉर्मिंग का प्रोसेस है, इसमें क्या है कि थ्योरी है हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो इस वजह से हम क्या किया है कि पहले हम जो मेटल फॉर्म में जितने भी प्रोसेसेस हैं सारे के हम पहले क्या करेंगे कि थ्योरीज के बारे में एक बार देख लेंगे और एक हल्का सा छोटा सा रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होगा वो सिंपल सा है। सिर्फ हम थ्योरी के बारे में आज देखने वाले हैं। इससे पहले भी आप देखे होंगे रोलिंग का प्रोसेस हमने देखा था। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला तो आप इसको देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोर्जिंग वाले वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोलिंग वाला वीडियो, तो उसको आप जरूर देख लेना। क्वेश्चन हम कब करेंगे, जब हम मेटल फॉर्मिंग के जो प्रोसेस है फिनिश कर लेंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज वाले वीडियो में जो कंटेंट है एक बार आप उसको हम दिखाते हैं। तो ये इसमें से छोटी सी डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे ओपन डाई फोर्जिंग, क्लोज डाई फोर्जिंग, ठीक है। उसमें भी क्लोज डाई फोर्जिंग में भी आपको हम जो भी टर्म्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट वो बताने वाले हैं। और यहाँ पर छोटा सा ग्राफ देखेंगे कि इस ग्राफ के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से फोर्जिंग डिफेक्ट्स देख लेंगे, डिफेक्ट्स में भी 3-4 या फिर जो 5-6 पॉइंट है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है ब्लैंकिंग है, पैरसिंग, इसमें भी हम क्या करेंगे, ये भी हम आज ही इसको फिनिश कर लेंगे। तो इतने जो भी ये कंटेंट है आज हम ये सारा देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए और ये सारा कुछ हम आज स्टार्ट करेंगे। और जितना भी टाइम लगेगा, मे बी कि हाफ एन आवर में हम सारा फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्जिंग, देखो फोर्जिंग क्या होता है। फोर्जिंग में और फॉर्मिंग, अब देखोगे कि जो भी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है इसमें क्या है कि हम एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया को, अभी तक जितना आपने देखा, जैसे रोलिंग था तो रोलिंग में हम क्या करते थे, एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया हमें फाइंड होता था। बट फोर्जिंग में ऐसा नहीं है। फोर्जिंग में आप डिफरेंट टाइप से क्रॉस सेक्शन एक ही वर्क पीस में आप बना सकते हैं। एक ही वर्क पीस में अगर आपको इस तरीके कुछ प्रोसेस ऐसा क्रॉस सेक्शन बनाना है, जैसे कि मान लो कि अगर हम मेटल फॉर्मिंग में अदर प्रोसेस करते हैं तो हमें इस तरीके से एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया का हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। बट फोर्जिंग में क्या है कि हम कुछ ऐसा भी बनाना चाहें, ऐसा बनाना चाहें, तो इस तरीके के भी जो क्रॉस सेक्शंस हैं ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय द मेथड यूजिंग द फोर्जिंग। इसमें जो कंटेंट एक बार हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगी और एसएससी जेईई के लिए तो समझ लीजिए आपके लिए रामबाण की तरह साबित होने वाला है। तो पहला पॉइंट हम इसको एक बार देखते हैं कि बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस इन्वॉल्व शेपिंग ऑफ मटेरियल्स टू फिनिश द प्रोडक्ट विच हैव द स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी जेईई या फिर गेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसमें टर्म्स यूज किए गए हैं और कैसे डिफरेंट करता है डिफरेंट प्रोसेस से, ठीक है। ये जो फोर्जिंग का प्रोसेस है, इसमें देखो क्या कह रहा है कि फिनिश प्रोडक्ट्स विच हैव स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है, स्मॉल सरफेस एरिया टू थिकनेस और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। ये टर्म्स आपको देखना है। अब इसको थोड़ा सा माइंड में रखो, मैं आपको अभी समझाऊंगा। सीट मेटल फॉर्मिंग प्रोड्यूस पार्ट्स हैविंग लार्ज सरफेस एरिया टू थिकनेस रेशियो, ठीक है। ये सीट मेटल का जो सीट मेटल फॉर्मिंग है और ये फोर्जिंग में है, ये डिफरेंस है जो आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। एक बार मैं फिर से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जो फोर्जिंग में क्या है कि स्मॉल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। फोर्जिंग में क्या है कि हमारे पास एक स्मॉल सरफेस एरिया और थिकनेस का जो रेशियो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। मतलब जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा कि स्मॉल होगा थिकनेस से, ठीक है। जो भी थिकनेस और सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। या फिर आप ये एक और टर्म्स का यहाँ पर नाम दिया हुआ है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये क्या हो जाएगा, ये फोर्जिंग वाले प्रोसेस में स्मॉल होगा, ठीक है। बट जो भी सीट मेटल में हमने क्या देखा, तो सीट मेटल ऑपरेशन जो होते थे उसमें क्या था कि सरफेस एरिया और थिकनेस का जो रेशियो होता था वो क्या होता था, लार्ज होता था, ठीक है। मतलब ये एक सीट है, ठीक है, ये क्या एक सीट है और इसकी मान लो कुछ थिकनेस है, तो इस तरीके से एक सीट हम बनाते थे या फिर जो हम इस प्रोसेस करते थे, ठीक है। तो ये थिकनेस होता था और ये जो होता था इसका क्या होता है, ये सरफेस एरिया होता था। जो सरफेस एरिया टू थिकनेस का जो रेशियो होता था सीट मेटल फॉर्मिंग में वो क्या होता था कि ज़्यादा होता था। बट यहाँ पे क्या है कि फोर्जिंग में क्या है कि सरफेस एरिया टू थिकनेस, मतलब अगर हमें फोर्जिंग करना है तो देखो कुछ इस तरीके से होता है फोर्जिंग।
ऐसा कोई भी एक पार्ट है और इस पर हम क्या करते हैं कि डाई से इम्पैक्ट तो प्रेशर हम जनरेट करते हैं, प्रेशर इस पर हम देते हैं या फिर फोर्स हम इम्पैक्ट देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अब इसका देखो, इसका जो थिकनेस हो जाएगा, ठीक है, ये सरफेस एरिया क्या होता है, ये सरफेस एरिया इससे कम होता है इन कंपेरिजन टू अगर हम इसको थिकनेस मानते हैं तो, ठीक है। ये हो गया थिकनेस, इस प्रोसेस की वजह से ये थिकनेस हो गई इसकी, और ये क्या हो जाएगा, ये सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो थिकनेस का रेशियो होता है वो क्या होता है, कम होता है। किस में होता है, मेटल फॉर्जिंग में होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम ने पूछ दिया अगर आपसे कि क्या डिफरेंस होता है इस टर्म्स में कि सरफेस एरिया टू थिकनेस के टर्म्स में, तो आप बता नहीं पाओगे अगर आपको ये पता नहीं है तो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से रिलेटेड है। फोर्जिंग इज द डिफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ मटेरियल थ्रूआउट द कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये आपको याद रखना है कि ये जो प्रोसेस होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है। इट कैरीड आउट आइदर हॉट और कोल्ड, मतलब क्या क्या हॉट फोर्जिंग भी होती है, कोल्ड फोर्जिंग भी होता है। हॉट फोर्जिंग इज डन at the temperature above the recrystallization temperature typically 0.6, ये आपको मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये जो लिखा हुआ 0.6 TM, ये आपका दिया है वर्क पीस का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका वर्क पीस से क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये आपको याद रखना है, टिपिकली कितना होता है, 0.6 मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है जो रिक्रिस्टलाइजेशन से एबव होता है, ठीक है। हॉट फोर्जिंग की हम बात कर रही है, हॉट फोर्जिंग के लिए तो 0.6 से आपको ये याद रखना है कितना होता है, 0.6 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, किसके लिए, ये हॉट फोर्जिंग के लिए होता है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ये इसको आपको देख लेना है, या फिर अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हॉट फोर्जिंग रिक्वायर्स लोअर लोड, ठीक है। अब लोअर लोड का क्या मतलब होगा कि देखो, हॉट फोर्जिंग में हम क्या करेंगे, वर्क पीस को हम क्या करते हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अब हम उसको क्या करते हैं कि हीट अप कर देते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0.6 ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर हो जाएगा उसका। और जब हम उसको क्या करेंगे, हॉट फोर्जिंग का जब हम जो वर्क पीस होगा हम उसको पहले से अगर हीट कर देंगे तो उसमें हमें लोअर लोड की ज़रूरत पड़ेगी उसको डिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। क्यों पड़ेगी, बिकॉज द फ्लो स्ट्रेस गेट रिड्यूस एट द हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। देखो मैंने पहले ही आपको ये बता दिया कि जितने मैं पॉइंट आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत ही छोटा सा होगा, बट जो इसके कंटेंट होंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए, ठीक है। तो जो जितने मैंने पॉइंट इसमें डाल रखे हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इसी भी एक बार ऐसे देख लेना है, और जनरली आपको कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर लेना, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Cold forging had the advantage such as good surface finish, high strength and the great accuracy. देखो कोल्ड फोर्जिंग में ये कह रहा है कि अगर आप कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस करते हो तो उसमें तो सरफेस फिनिश आपको सही मिलेगा, स्ट्रेंथ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और एक्यूरेसी भी क्या होगा, अच्छी खासी मिलेगी। बट अगर हम हॉट फोर्जिंग की बात करते हैं उसमें देखो सरफेस फिनिश उतना अच्छा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हम उसको हीटअप करते हैं, उसके बाद से हम उस पर जो इम्पैक्ट लोड देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन इधर उधर से भी कुछ हो सकता है जिसकी वजह से सरफेस फिनिश वहाँ पे क्या होती है उस तरीके से हमें नहीं मिल पाता। ये इसमें एक तरह का देखो डिफेक्ट भी होता है हॉट फोर्जिंग में, जो हम आपको डिफेक्ट वाले सेक्शन में बताएंगे। इसमें स्ट्रेंथ, अब इसके हम कंपैरिजन करें हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग में, तो ये आप सिंपल सा देख सकते हैं, इन दोनों पॉइंट को आप कंपेयर कर लो और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है, ये आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। तो ये आप सिंपल सा आपको देखते जाना और कुछ खास नहीं करना है। अब देखो ओपन डाई फोर्जिंग। ओपन डाई फोर्जिंग में क्या है, ओपन डाई फोर्जिंग में यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये डाई है, ठीक है। ये क्या है, ये डाई है, और ये क्या है, वर्क पीस है, ये क्या है, वर्क पीस है, ठीक है। डाई और वर्क पीस आपने देख लिया। ये जो डाई होता है ये क्या होता है, ये मूवेबल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये फिक्स होता है, ये क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फिक्स होता है। हम इस पर क्या करते हैं, एक हम लोड, एक इस पर कॉन्स्टेंट हम लोड देते हैं, सॉरी कांस्टेंट हम इस पर क्या करते हैं कि लोड देते हैं। और लोड क्या होता है, जो ग्रेजुअली लोड क्या होता है हम इसको इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। सॉरी कांस्टेंट नहीं होता है लोड, हम इसको क्या करते हैं कि जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम इसको ग्रेजुअली क्या करते हैं, लोड को इंक्रीज करते जाते हैं। अब इसमें सिंपल सा आपको अगर मैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ग्रेजुअल या फिर इम्पैक्ट के बारे में, तो देखो इम्पैक्ट लोड का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक मान लो ये वर्क पीस है, ठीक है।
और इसमें हमें क्या करना है कि कुछ इस तरीके से हमें क्रॉस सेक्शन बनाने हैं ऐसे। तो ऐसे क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इस तरीके से कुछ डाया होगा जिसको हम क्या करेंगे, इस पर इम्पैक्टली क्या करेंगे, इम्पैक्ट लोड देंगे। मतलब क्या करेंगे, इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा सडन, मतलब कि बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम इस पर क्या करेंगे, फोर्स इस पर हम यहाँ पे लोड देंगे। ठीक है, तो इस पर क्या करेगा, ये जो अगर हम ये अगर पंच है तो ये इस पर क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, फिर ये क्या वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये डाई क्या करेगा, वर्क पीस इधर की तरफ मूव करेगा। फिर नेक्स्ट जब ये वाला सेक्शन आएगा तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट देगा। तो इसको हम देखो बोलते हैं, इसको इम्पैक्ट लोडिंग बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं ग्रेजुअल लोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इस पे देखो, जब हम लोड जो इस पे अप्लाई करते हैं, जब हम इस पे लोड इस पे देते हैं, लोड को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, तो जो वर्क पीस होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से देखो डिफॉर्म होने लगता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, डिफॉर्म होने लगता है। इसको हम देखो बैरलिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम बैरल इफेक्ट बोलते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि अब देखो थोड़ा सा इसका हम और अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि अगर हम सिर्फ वर्क पीस के यहाँ पे इस वाले सेक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ वर्क पीस की अगर हम बात करें तो देखो वर्क पीस कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा, वर्क पीस को क्या है, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इस वर्क पीस पे फ्रिक्शन लोड भी, सॉरी, फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन भी एक्ट करता है जब ये डाया है। ठीक है, जब ये डाया है और ये इस पर क्या करेगा, जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो इस पर क्या वर्क करेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे वर्क करेगा कि जब इस पे डाया वर्क टच करेगा, जब इसको टच करेगा तो देखो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यहाँ का जो मटेरियल होता है ये फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये मटेरियल क्या करता है, फ्लो नहीं कर पाता है। और सेम सिनेरियो यहाँ भी होता है इसके नीचे वाले पोर्शन पे भी। ठीक है, बट ऐसा कुछ फ्रिक्शन जैसा कुछ यहाँ पे बीच में ऐसे वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो मटेरियल होता है ये देखो अच्छे तरीके से यहाँ से यहाँ तक देखो ये पूरी तरीके से एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सपेंड ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो जिसकी वजह से ये एक डिफेक्ट में आता है जिसको बैरल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इस डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस डिफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, ये ओपन डाई फोर्जिंग है और इसमें किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप देखोगे कि ये फिक्स डाया है और ये क्या है कि आपका मूवेबल डाया है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देना है। और सिंपल सा हमें उसे जो वर्क पीस है हमें उसको क्या करना है, कंप्रेस कर देना। तो ये हमें क्या, ये इफेक्ट हमें या फिर ये जो फोर्जिंग हो कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट आप देखोगे कि क्लोज डाया फोर्जिंग है। क्लोज डाया फोर्जिंग क्या है कि अब हम क्या करेंगे, ये भी ओपन डाया फोर्जिंग की ही तरह होता है। इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस ये होता है कि हम क्या करते हैं कि जो मटेरियल का फ्लो होता है, जो आपको बैरल इफेक्ट होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। कैसे कि जो डाया उसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा डिफॉर्म करेंगे। देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, हम क्या करते हैं, हमने डाई को क्या किया कि थोड़ा सा इसको हमने डिफॉर्म किया हुआ। ठीक है, इस शेप में हमने कन्वर्ट कर दिया, एक रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दिया। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोज डाई फोर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। इसमें देखो ये जो जो इसमें फ्लैश दिख रहा है, फ्लैश ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हम आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि फ्लैश किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये फिगर आप इसको देख लो, थोड़ा सा ध्यान दो, और उसके बाद से जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको अभी यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज इम्प्रेशन डायाफोर्जिंग। तो ये नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। अगर इस नाम से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऐसा मत सोचना कि इम्प्रेशन डायाफोर्जिंग तो बताया ही नहीं गया है। तो इसीलिए जो क्लोज डायाफोर्जिंग हो उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेशन डायाफोर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, इम्प्रेशन आर मेड इन पेयर ऑफ डाई। ठीक है, दोनों डाई का पेयर होता है, एक फिक्स होता है, एक क्या होता है, एक मूवेबल होता है। दीज इम्प्रेशंस आर ट्रांसफर टू द वर्क पीस ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन, अब ये तो सिंपल सा बस कहने की बात है कि जब हम प्रोसेस करेंगे तो वर्क पीस को जो भी है, जो लोड होगा या फिर क्या होगा, वो उसको क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा। स्मॉल गैप बिटवीन द डाया कॉल्ड द फ्लैश कटर। देखो फ्लैश कटर क्या है, ये जो फ्लैश आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है हम इसको बोलते हैं फ्लैश गटर बोलते हैं। और ये एसएससी जे में ये क्वेश्चंस आ चुका है कि फ्लैश गटर किस में पाया जाता है। ठीक है, तो किस में पाया जाता है, ये क्लोज डायाफोर्जिंग में या फिर इम्प्रेशन डायाफोर्जिंग में इसका इस्तेमाल होता है, या फिर इसमें पाया जाता है। इट इज, ठीक है, फ्लैश गटर इज प्रोवाइडेड सो दैट द एक्सेस मेटल कैन फ्लो इनटू द गटर फ्रॉम अ फ्लैश। ठीक है, मतलब फॉर्म ऑफ फ्लैश। अब इसमें क्या है कि जैसे कि मान लो कि हमने इसको क्या किया कि तो प्रेस किया। ठीक है, इस डाया जो अपर डाया हमने इसको प्रेस किया। अब ये अपने शेप में देखो जो हमें चाहिए होता है, जो डिजायर शेप होता है इसका, इसमें हमें जो डिजायर शेप कुछ इस तरीके से हमें चाहिए, बस ये हमें चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो एक्सेस मटेरियल है
वो एक्सेस मटेरियल क्या करेगा कि इस तरीके से कुछ बाहर के निकल कर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैश बोलेंगे। और ये कैसे निकलता है और इसके निकलने का जो रास्ता होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैश गटर बोलते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। फ्लैश हैज गॉट द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन ऑफ द वर्क पीस इनसाइड द डाया कैविटी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे रोल प्ले करता है वो अब आगे आप देख लो इसे। ड्यू टू हाई लेंथ टू द थिकनेस रेशियो ऑफ द फ्लैश गटर, फ्रिक्शन इन द गैप इज़ द वेरी हाई। ठीक है, अभी यहाँ की ये बात कर रहा है कि ये इस वाले जो सेक्शन है यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। मतलब कंपैरिजन में जो थिकनेस और लेंथ के अगर रेशियो को कंपेयर करें तो लेंथ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या फ्रिक्शन बहुत ही हाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, ड्यू टू दिस द मटेरियल इन द फ्लैश गैप इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। अब ये जो मटेरियल है यहाँ पे, ये वाला जो मटेरियल है ये क्या होगा, ये बहुत ही हाई प्रेशर से क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मतलब कि इस पर ये यहाँ पे देखो फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया और ये इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हाई प्रेशर से इस पर हाई प्रेशर भी लग रहा है, तो जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये बाहर निकलना नहीं, मतलब निकल नहीं पाता है फ्रिक्शन की वजह से। और जो हाई प्रेशर होता है जिसकी वजह से, हाई प्रेशर की वजह से ये जो कैविटी आप देख रहे हो, ये सार के सारा कैविटी क्या होता है, बहुत ही अच्छे से फिलअप हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि फ्लैश गटर का और फ्लैश का। देयर इज ए हाई रेसिस्टेंस टू फ्लो। फ्लो में क्या होता है कि रेसिस्टेंस तो मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो फ्लो नहीं हो पाता फ्लैश का। दिस इज टर्न द प्रोमोटिव इफेक्टिव फीलिंग ऑफ द डाया कैविटी। देखो इस लाइन का यही मतलब है ना कि जो इसमें अगर कोई भी कैविटी रह जाती है, कोई भी कैविटी है जो फिलअप नहीं हो पा रही है, तो उस हाई प्रेशर की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये फिलअप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपको डिफेक्ट मिलेंगे वो क्या है, फ्री ऑफ डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस तरह का कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप देखो कि फोर्जिंग लोड है, इस वाले इस एक्सिस पे आपको फोर्जिंग लोड मिल जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रोक, देखो स्ट्रोक का मतलब सिंपल है ना, यहाँ पे फिगर में देखो 3 तरह के स्ट्रोक है। ठीक है, 3 तरह के स्ट्रोक कौन कौन से हैं, पहले तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है ना, ये इनिशियल है, मतलब कि ये जो अपर डाया है, जो ऊपर की तरफ ये डाया है, ये वर्कपीस को सिर्फ टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा। मतलब क्या है कि कॉन्टैक्ट बिटवीन द डाया एंड द वर्क पीस, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इस वाले फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड वाला ये कह रहा है कि फ्लैश बैगिंग से, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है कि फ्लैश बैगिंग, मतलब कि यहाँ पे तो बैरलिंग इफेक्ट की तरह कुछ आपको दिख रहा है, तो यहाँ से जो फ्लैश होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, जस्ट स्टार्ट होता है फ्लैश बनना। ठीक है, और तीसरे वाले में ये कह रहा है कंप्लीट डाया फिलिंग, और इस वाले फिगर में क्या दिखा रहा है कि जो डाया फिलिंग है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद भी हमें क्या करना होता है कि जो भी छोटी मोटी कैविटी होती है वो भी फिलअप हो जाए, तो हम प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाते हैं या फिर लोड हम और ज़्यादा बढ़ाते हैं, और उसके बाद इस डाया को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इस वाले जो लास्ट वाला पॉइंट आप देख रहे हो, ये क्या करता है कि ये तब का जब डाया क्या हो जाएगा कि क्लोज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ग्राफ है, बहुत ही ज़्यादा ये टिपिकल नहीं है। आप इस ग्राफ को जो भी ये बना हुआ है, जो डायग्राम है, इसको थोड़ा आप याद रखना कि क्या क्या कहाँ पे हो रहा है। तो जो इस वाले फिगर में सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो डाया और वर्क पीस होता है, सबसे पहले उनका कांटेक्ट होता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रोक है। सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है कि फ्लैश बनना स्टार्ट हो जाता है, ये ठीक है सेकंड वाला स्ट्रोक। और थर्ड वाला स्ट्रोक ये कह रहा है कि जो आपका कंप्लीट डाया फिलिंग हो जाता है, मतलब डाया में क्या होता है, कंप्लीट फिलिंग हो जाता है, और उसके बाद से क्या होता है, डाई क्लोज हो जाती है। ये 3 आपको स्टेप्स या स्ट्रोक्स याद रखने हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा और एडवांस करना चाहते हो तो चौथा भी याद रखना कि चौथे में क्या होता है, डाया क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो शुरू से लेकर के आखिर तक के सारे प्रोसेस आपको क्लोज डाया फोर्जिंग में समझ में आ गया होगा। और इसका एक और नाम है इम्प्रेशन डाया फोर्जिंग। और इस वाले जो ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, अगर आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले लेना। ये इसमें देखो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, इंप्रेशन डाया फोर्जिंग, फ्लैश गटर, ये थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये पूछता भी SSC JEE के एग्जामिनेशन में, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्जिंग डिफेक्ट। अब ये प्रोसेस है, फोर्जिंग का एक प्रोसेस है। इसमें मटेरियल है, मटेरियल डिफॉर्म भी होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, डिफेक्ट भी जनरेट होते हैं। अब वो डिफेक्ट कैसे कैसे होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। वन ऑफ द मेजर डिफेक्ट इज अपसेट फोर्जिंग और द ओपन डाया फोर्जिंग। अब यहाँ पे देख लेना कि ओपन डाया फोर्जिंग है या अपसेट डाया फोर्जिंग, दोनों सेम ही है। ठीक है, इज द सरफेस क्रैक ओरिजिनेटिंग ऑन द ब्लॉक और द बैरल्ड सरफेस ड्यू टू द एक्सेसिव टेंसाइल हुप स्ट्रेस। अब इसमें तो कुछ देखने वाली चीज़ क्या है, थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड हो, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो कि ये जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट होता किसकी वजह से। तो जो बैरल्ड सरफेस डिफेक्ट होता है या फिर जो बैरल डिफेक्ट होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, टेंसाइल हुप स्ट्रेस।
ठीक है, किसकी वजह से, एक्सेसिव टेंसाइल हुप स्ट्रेस की वजह से क्या, कौन सा डिफेक्ट आता है, बैरल डिफेक्ट आता है, ये चीज़ याद रखना। सरफेस क्रैक में बी लॉन्गिट्यूडनल और इंक्लाइन एट 45 डिग्री एंगल, जो सरफेस क्रैक्स होंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये भी बहुत, अब जैसा कि यार मैंने पहले बता दिया ना कि इसमें सारे पॉइंट मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाला, कि मतलब एक भी अननेसेसरी लाइन आपको नहीं दिखेगा कि मैंने कुछ ऐसे फालतू में कुछ लिख रखा हूँ यहाँ पे। सरफेस क्रैक जो होंगे इसमें, ठीक है, जो सरफेस क्रैक होंगे वो या तो लॉन्गिट्यूडनल होंगे, ठीक है, या अगर इंक्लाइंड होंगे तो वो कितने डिग्री के एंगल पे होंगे, 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा, तो ये याद रख लेना, 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इफ़ द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज टेंसाइल, अगर जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है अगर वो टेंसाइल है तो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स ऑकर, तब जाकर के क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स होंगे। और इस वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, सरफेस क्रैक, इसमें बता दिया ना कि पहले इसमें इस वाले पॉइंट में बता दें कि लॉन्गिट्यूडनल होगा या इंक्लाइंड होगा तो 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब लॉन्गिट्यूडनल क्रैक कब जनरेट होंगे, ये बता रहा है कि जब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होगा इन नेचर ऑफ टेंसाइल नेचर, ठीक है, टेंसाइल नेचर का होगा अगर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, तब जाकर के लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स जनरेट होंगे, तब जाकर आपको लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स मिलेंगे, ठीक है। इफ़ द होप स्ट्रेस इज कंप्रेसिव, अगर होप स्ट्रेस, देखो ये ना लाइनें इंपॉर्टेंट है, मैं कम से कम 1000 बार बता चुका मैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जनरेट होता है वो टेंसाइल नेचर का होता है तो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक जनरेट होंगे। अगर होप स्ट्रेस अगर कंप्रेसिव नेचर का है तो उसमें देखो ये 450 नहीं होगा, 45 डिग्री है, ठीक है। जब 45 डिग्री का लेना, ये गलत है, ठीक है, 45 डिग्री होंगे। 45 डिग्री क्रैक्स आर ओरिजिनेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनदर प्रॉब्लम्स कम्स अक्रॉस इन द ओपन डाई फोर्जिंग मे बी द बकलिंग। अब देखो बकलिंग कब होगा, अब बकलिंग का जो, अब मैं समझाता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, बकलिंग के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लो कि इसकी लेंथ ज़्यादा हो, जो वर्क पीस है ये आप देख रहे हो, ये जो लेंथ है, अगर हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं यही लेंथ है, तो इसमें क्या होगा, अगर लेंथ आप बहुत ज़्यादा ले लेते हो किससे कंपैरिजन में, किसके डायमीटर के कंपैरिजन में, तो इसमें बकलिंग के भी इफेक्ट होंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो यही कहना चाह रहा है। यहाँ पे देखो, another problems occur come across on open die forging में भी बकलिंग है। बकलिंग कब होगा ना ये भी देख लो, देखो मैंने इसमें जो 2-3 डिफेक्ट आपको बता दिए वो क्यों होंगे ये भी बता दे रहा हूँ। अगर वो ऐसे क्वेश्चन का एसएससीजे और गेट दोनों में पूछे जाते हैं या फिर जितने एग्जामिनेशन आप दोगे तो उसने में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ दिया कि बकलिंग होता है, अब देखो सबको पता होता है कि ओपन डाई फोर्जिंग में जो डिफेक्ट होते हैं वो बकलिंग का भी डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन बकलिंग का डिफेक्ट कब होता है या फिर क्यों होता है ये तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा। तो ये इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। इफ़ द हाइट ऑफ द बिलेट इज हाई, अगर जो भी आप बिलेट है, बिलेट किसको बोलते हैं ना, देखो ये वर्क पीस मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, इसी को हम बिलेट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बिलेट भी कहते हैं। इफ़ तो क्या कह रहा है, इफ़ द हाइट ऑफ बिलेट इज हाई, बहुत ज़्यादा हाई हो, कितना हाई होना चाहिए, इफ़ द h/d, h क्या है, ये देखो बिलेट की हाइट है और उसका बिलेट की डायमीटर, इफ़ द h/d रेशियो एक्सीड्स 2, ठीक है, मतलब कि अगर h/d का रेशियो है अगर वो 2 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, उसमें बकलिंग आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करना है, पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये जो अब मैं थोड़ा ये डिफेक्ट बताऊंगा, ये तुम कहीं भी ढूंढोगे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें जानना चाहिए और जो तुम्हारे नया है वो यही है कि ये जो मैंने जो 3-4 पॉइंट तुम्हें बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जितनी बार पढ़ना चाहो पढ़ लेना, समझ लेना कि कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है। बाकी ये सारी चीज़ें तुम्हें किसी भी बुक में ढूंढोगे कहीं भी देखोगे मिल जाएगा। अब देखो और जो अदर डिफेक्ट्स हैं, जो कॉमन डिफेक्ट कह सकते हैं इसे कि जगह मतलब कि कॉमन डिफेक्ट हैं तो ये आते ही रहते हैं। अनफिल्ड सेक्शन, अनफिल्ड सेक्शन का द अनफिल्ड सेक्शन डिफेक्ट में भी बिकॉज ऑफ द इनप्रॉपर डिजाइन ऑफ डाया और इम्प्रूव द हीट ट्रीटमेंट ऑफ द मेटल। अब इसमें देखो क्या है कि अगर तुम्हारा डाया का डिजाइन ही सही नहीं किया हो, ठीक है, मतलब कि जो तुम्हारा डाया है वो प्रॉपर वेस में डिजाइन नहीं है, कहीं कहीं उसमें होल है तो कहीं कुछ है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो कुछ सेक्शंस होगा वो क्या होंगे कि वो फिलअप नहीं हो पाएंगे। हॉट डायक फोर्जिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो ये दिक्कतें आएंगी, ये क्या है, ये डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, तो वो अनफिल्ड सेक्शन है। कोल्ड सेट, कोल्ड सेट क्या है, कोल्ड सेट डिफेक्ट ऑकर इन द फोर्जिंग ऑपरेटिंग व्हेन द अनेबल टू फिल द वर्कपीस एट द कॉर्नर टू द कंप्लीट डाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोज डाया फोर्जिंग में मैंने बताया था कि जो फ्लैश गटर है या फिर जो फ्लैश है वो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी कैविटीज होती है, ठीक है, जो उसमें हाई प्रेशर जनरेट होता है तो उसमें जो कैविटी होती है वो सारा का सारा फिलअप हो जाता है, ठीक है। तो वो फिलअप अगर नहीं होता है तो वो एक तरह का डिफेक्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड सेट बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड सेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखो स्कैल्पिट्स, स्कैल्पिट्स क्या है, द स्कैल्पिट्स डिफेक्ट्स कॉज द लो स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्जिंग ऑपरेशन बिकॉज इन दिस डिफेक्ट द स्लैग्स
ठीक है, याद रखना, द स्लैग और सम डस्ट पार्टिकल अवेलेबल इन द डाया एंड वी नॉट क्लीन बिफोर द फॉर्जिंग ऑपरेशन सो इट स्टिक टू द फॉर्ज मेटल। ठीक है, मतलब ये क्या रहा है किसी भी तरीके का देखो कोई इम्प्योरिटीज है कोई भी, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, स्लैग हो गया, कुछ भी हो, अगर वो तुम्हारा डाया पे पहले से ही अवेलेबल है या फिर पहले से ही प्रेजेंट है और उसके बाद से तुम फॉर्जिंग का प्रोसेस कर दे रहे हो, तो उसमें क्या है, जो तुम्हारा फोर्ज मटेरियल मिलेगा, जो फोर्ज मेटल जो तुम्हें मिलेगा फाइनली, उसमें क्या होगा कि वो या तो उस पर स्टिक कर जाएंगे या फिर उस पर कुछ इंडेंट छोड़ जाएंगे, तो जिसकी वजह से ये एक डिफेक्ट होता है और इसी डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केल पिट्स बोलते हैं। ठीक है, देखो स्केल का क्या मतलब होता है कि जो गंदगी थोड़ा बहुत होता है उसी को स्केल बोलते हैं। तो स्केल पिट्स और पिट्स का देखो इसको याद करने का भी तरीका देखो आराम से बना सकते हो। स्केल का मतलब मान लो कि कुछ भी कोई डस्ट पार्टिकल है, पिट्स का मतलब उस पर चिपक जाता है। ठीक है, तो जो फोर्ज मेटल होगा उस पर ये क्या होगा, चिपक जाएंगे, तो ये भी क्या होगा, डिफेक्ट होता है। तो ये इस तरीके से याद रख लेना इसको, स्केल पिट्स। ठीक है, डाया शिफ्ट क्या है कि द अनफिल्ड सेक्शन डिफेक्ट कैन बी बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर डाया डिजाइन और डाया इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द डाया। टू ओवरकम दिस इफेक्ट वी मस्ट हैव टू गुड डिजाइन ऑफ द डाया। अब देखो ये भी एक डिजाइन पर्पज से ही इसको करते हैं। कैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे फिगर में दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे देख लो कि अगर मान लो कि ये वाला जो अपर डाया है ये अच्छे तरीके से डिजाइन नहीं किया, या फिर कि अगर ये क्या है ना, ये लीनियर नहीं है, या फिर इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके, समझ लो अगर ये लीनियर नहीं है, अगर ये डाया क्या है ना कि थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपको फाइनल जो भी फोर्स मटेरियल मिलेगा वो क्या हो जाएगा कि आपको गलत तरीके से मिल जाएगा, मतलब कि वो जो आप बनाना चाहते हैं वो डिजायर शेप में मिलेगा ही नहीं। तो ये भी एक डिफेक्ट में ही आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाया शिफ्ट डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब डाया ही शिफ्ट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो आप बनाना चाहते हैं फोर्जिंग की वजह से, तो आप नहीं बना पाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है तुम्हारा फ्लैक्स क्या है, द फ्लैक्स डिफेक्ट कैन कॉज द बिकॉज ऑफ द फास्ट कूल्ड ऑफ द अपर डाया विच अनेबल टू मेक द प्रॉपर फोर्ज ऑपरेशन। देखो कभी कभी क्या होती है कि जब हम फोर्जिंग करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ता है कि आप वर्क पीस को मतलब हीटअप तो करते ही करते हैं, उसके साथ ही साथ हमें क्या करना होता है, डाया को भी क्या करना होता है, हीट करना होता है। ठीक है, तो अगर हम डाया को भी हीट करते हैं और डाया क्या बहुत ही जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इसमें भी क्या होगा, एक डिफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है, मतलब उसमें भी डिफेक्ट आ जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैक्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा देखो 2 लाइन में, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने वाला जैसे कुछ है नहीं। ठीक है, इम्प्रॉपर ग्रेन फ्लो, तो यू मस्ट हैव टू डिजाइन द प्रॉपर डाया टू नॉट द परफॉर्मेंस सच डिफेक्ट। इम्प्रॉपर ग्रेन फ्लो को समझ लेना। अब ग्रेन फ्लो के बारे में मैंने देखो पहले भी रोलिंग में मैंने बता रखा है कि अगर अपने डाया का अच्छे से या फिर डिजाइन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है जो ग्रेन का फ्लो होगा जब आप हीटअप करेंगे या फिर जब हम उसे कंप्रेस करेंगे, तो ग्रेन का फ्लो क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तभी आपको डिजायर शेप मिलेगा। लेकिन अगर ग्रेन का फ्लो प्रॉपर तरीके से होता ही नहीं है किसी भी वजह से, कि आपने उसे हीटअप ही नहीं किया अच्छे से, या फिर आपने डाया को नहीं हीटअप किया, आपने वर्क पीस को ज़्यादा अच्छे से हीटअप नहीं किया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इम्प्रॉपर ग्रेन फ्लो होगा, तो उसमें भी क्या होगा, एक डिफेक्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर ग्रेन फ्लो। अब देखो छोटा सा एक टॉपिक है ब्लैंकिंग एम्बैरसिंग, और छोटा क्या बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट का टाइम लगेगा समझाने में। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना छोटा सा, इस वजह से मैंने इसको इसी में कंक्लूड कर लिया। तो अब इसमें देखो क्या है कि ब्लैंकिंग और पैरिसिंग ये दोनों प्रोसेस ही होते हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या है ना, एक दूसरे को उल्टे ही होते हैं। अब यहाँ पे देखो ब्लैंकिंग का है और यहाँ पे क्या है, पैरिसिंग का है। ब्लैंकिंग में क्या है कि देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सेपरेट फिगर बना के समझा देता हूँ ब्लैंकिंग। ठीक है, ये होगा ब्लैंकिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको एक पार्ट बना लेते हैं कि हमने क्या किया, इसको काट के बाहर की तरफ निकाल लिया, ऐसे हमने इसको भी निकाल लिया ऐसे। ठीक है, अब देखो जब हम प्रोसेस करेंगे ब्लैंकिंग का, ठीक है, जब हम ब्लैंकिंग का प्रोसेस करेंगे तो जो वर्क पीस होगा हमारा, वर्क पीस हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा वर्क पीस हो जाएगा। और उसके बाद से जो हमें मिलेगा, ठीक है, सॉरी ये वर्क पीस नहीं होगा। देखो अभी जो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, वो इसमें हर किसी को कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा इसको चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अभी इसको देख लेना और क्या करना कि समझ लेना। ठीक है, ब्लैंकिंग का ऑपरेशन और उसको पैरिसिंग का ऑपरेशन, ये आपको क्या करना है कि देखना है। तो ब्लैंकिंग में क्या होता है ना, ये आपका वर्क पीस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होगा वो स्क्रैप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा। लेकिन अगर हम पैरिसिंग की बात करें, जब हम पैरिसिंग की बात करेंगे, तो ये जो वर्क पीस है इस वाले में क्या हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा। ठीक, और जो इसमें स्क्रैप है ये क्या हो जाएगा, वर्क पीस हो जाएगा। सिंपल से देखो यही बस एक है, यही कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एक में जो स्क्रैप होता है वो दूसरे में वर्क पीस हो जाता है, और जो दूसरे में स्क्रैप होता है वो पहले वाले के वर्क पीस हो जाता है। तो ये इसमें थोड़ा सा बस यही एक कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा आपको
कोरिलेट करना होगा, चीज़ों को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आप इसे खुद से करना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि इसमें देखो कन्फ्यूजन होता ही होता है। तो ये कोई जेन्युइन नहीं है कि सबको कन्फ्यूजन ही होगा, ज़रूरी नहीं है, थोड़ा समझने का थोड़ा सा वो रहता है, ठीक है। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्या हो जाता है, ब्लैंकिंग ऑपरेशन में ये एक सीट है, ठीक है, देखो एक सीट है, इस सीट से हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने इस पार्ट्स को काट के निकाल लिया, ठीक है। अब जो हमने पार्ट्स निकाले हैं ना, वही क्या हो जाएगा, हमारा वर्क पीस हो जाएगा, और इसके पास जो बचा वो क्या हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, और इसका उल्टा कर लो वही होगा, पैरिसिंग होगा, ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा फिगर है, इसको देख लेना जब हम डीप ड्राइंग का, अब इसमें देखो कटना है, मतलब कि हाँ, इसमें भी देख लो। अब ये देखो यहाँ पे ये जो स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोई सी सीट है ये, ठीक है, कोई सी भी क्या है कि सीट है। अब इस सीट में हमें क्या करना है कि कुछ पार्ट्स को बाहर निकाल लेने, क्या करना है कि कुछ पार्ट्स को काट के बाहर निकाल लेना है। तो जैसे हम पार्ट को काट के बाहर निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट है देखो वर्क पीस हो जाएगा, और इसके बाद से ये जो बचेगा ना, ये क्या हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा। तो ये किस में हो जाएगा, ब्लैंकिंग में हो जाएगा, ठीक है, ये किस में हो जाएगा, ब्लैंकिंग में हो जाएगा। और यही वाले जो स्क्रैप वाले पार्ट को अगर हम एज ए वर्क पीस यूज करते हैं तो इसमें पैरिसिंग में आ जाता है। सिंपल सी डिफरेंस है, फिगर को थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, डीप ड्राइंग में आपको और अच्छे से इसको बता देंगे। इसमें देखो पंच या फिर डाया में क्या करते हैं, यहाँ पे क्लियरेंस में प्रोवाइड कराना होता है। तो क्या क्लियरेंस होता है एक बार देख लेना। क्लियरेंस में क्या प्रोवाइड कराना होता है, ब्लैंकिंग ऑपरेशन में, एक बार मैं पेन या कलर चेंज कर देता हूँ। इन द ब्लैंकिंग ऑपरेशन द डाया साइज इज टेकन एट द ब्लैंक साइज, ठीक है, जो डाया की साइज होगा वो क्या होगा, तुम्हारा ब्लैंक के साइज के इक्वल ही होगा। एंड द पंच इज मेट स्मॉलर, ये याद रखना, पंच क्या तो स्मॉलर बनाया जाता है गिवन द नेसेसरी क्लियरेंस। तो पंच की साइज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्लैंक साइज माइनस 2 इंटू क्लियरेंस, कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्लियरेंस। और जो क्लियरेंस होता है ये आपका कितना होता है, ये होता है आपका 0.0032 इंटू थिकनेस ऑफ द सीट इंटू, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा स्पेस के साथ, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। क्लियरेंस कितना होता है, क्लियरेंस होता है आपका C इक्वल टू 0.0032 इंटू थिकनेस ऑफ द सीट इंटू अंडर रूट टाउ, ठीक है। ये होता है क्या होता है, आपका मटेरियल का शेयर स्ट्रेस होता है, ठीक है। ये शेयर स्ट्रेस किस में हो जाएगा, आपका मेगा पास्कल में ले लेना, और थिकनेस को क्या करना कि mm में ले लेना, और उसके बाद से C की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगा, और C की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। बस इतना सा करना रहता है। और यहाँ भी वही है, यहाँ भी आपको जो क्लियरेंस की जो वैल्यू है वो यही लेना है, ठीक है, बस सिंपल सा है। किसमें, पैरिसिंग ऑपरेशन द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड पंच साइज। इसमें देखो जो क्वेश्चन पूछता है इस वाले टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि पंच साइज इक्वल टू ब्लैंक साइज किस में होता है, पैरिसिंग होता है, और डाया साइज और ब्लैंक साइज किस में इक्वल होता है, ब्लैंक, उसमें ब्लैंकिंग में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें पूछ देता है कि पंच साइज, अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया कि इन पैरिसिंग ऑपरेशन पंच साइज इक्वल टू ब्लैंक साइज, डाया साइज इक्वल टू ब्लैंक साइज, या फिर ब्लैंक साइज इक्वल टू पंच साइज, ऐसे करके तुम्हें घुमा फिरा कर दे देगा। तो अगर पता नहीं रहेगा तो फिर कर नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें अगर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है तो किस में है कि जब हम ब्लैंकिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो पंच होता है वो क्या करते हैं, हम उसको स्मॉलर बनाते हैं, ठीक है, मतलब ब्लैंक साइज से हम क्या करते हैं, छोटा बनाते हैं। और जो पैरिसिंग ऑपरेशन होता है उसमें जो डाया की साइज होती है उसमें क्या होता है, ब्लैंक के साइज से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करना है, याद रखना है तुम्हें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मे भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर इस तरह में किसी तरह कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में।